दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद नेटवर्क मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और उनके जो महत्वपूर्ण निर्णय है वह चुनावी फंड को लेकर है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर लगातार तमाम तरह की बातें हमेशा से कही जाती रही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जिस तरह से राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है, वह एक पक्षीय होकर रह गया है और जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां वे आरोप लगाती हैं कि सबसे ज्यादा जो फंड मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा वह सत्ताधारी पार्टी को मिल रहा है। हालांकि इसमें क्या सच्चाई है, इसमें क्या झूठ है, वो तो जब उसकी डिटेल सामने आएँगी, यही पता चल पाएगा कि कौन-सी पार्टी को कितना फंड किस कॉर्पोरेट घराने के द्वारा मिला है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले से ये बता दिया है कि चुनावी फंड को लेकर जो शंकाएँ लोगों के मन में है, उसका समाधान बहुत आवश्यक है। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक तारीख दी है कि इस तारीख तक आप सारी डिटेल जमा करें और सूचना के अधिकार के अंदर भी यह आना चाहिए। क्योंकि यह अगर सूचना के अधिकार से वंचित किया जाता है इस पूरे विषय को, तो सूचनाएँ कैसे मिलेंगी? तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण भी है, जो ये जानना चाहते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनको कौन पैसा देता है, किस तरह पैसा देता है और किस माध्यम से वह पैसा आता है, उसके स्रोत क्या हैं? और उसके बदले राजनीतिक दल उन जो पार्टी को फंड देते हैं, जो कॉर्पोरेट घराने फंड देते हैं या सहायता करते हैं चुनाव में पैसा देकर, ऐसे में राजनीतिक दल उन्हें क्या सहायता देते हैं, उनको क्या मदद करते हैं, क्या उनका फेवर करते हैं अपनी पॉलिसी के अंदर या दूसरे माध्यम से उनका फेवर करते हैं, तो ये सब जानने का लोगों के अंदर एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये दर्शाता है कि लोगों को ये जानने का हक है कि हम जो हमारी जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उन्हें फंड कहाँ से मिल रहा है, उन्हें जो पैसा मिलता है, कौन से घराने, कॉर्पोरेट घराने देते हैं, या कौन-सी ऐसी शक्तियाँ उन्हें पैसा देती हैं और उसका वे कैसे उपयोग करते हैं और साथ ही उसके बदले क्या उन जो बड़े उद्योग घराने हैं, उनका कुछ फेवर किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा? ये बड़े सवाल हमेशा लोगों के मन में रहे हैं। आज का फैसला निश्चित रूप से बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और उसके क्या मायने हैं, उसके क्या निहितार्थ हैं और उससे जो चुनावी फंड की जो पारदर्शिता है, क्या वह आने वाले समय में कायम होगी? क्योंकि चुनावी फंड को लेकर जैसा हमने कहा कि हमेशा एक चर्चा हमेशा बनी रहती है और क्या इससे सत्ता प्रतिष्ठान को धक्का लगा है? ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को इससे झटका लगा है, सरकार को झटका लगा है। क्योंकि बीजेपी सरकार के अंदर जो अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनके कार्यकाल के दौरान यह बिल लाया गया था। और इसको लेकर जिस तरह से विपक्षी दल लगातार सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ये दर्शाता है कि इसके अंदर भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब सामने आने चाहिए। इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सारे डॉक्यूमेंट्स रख देंगे, सारी उसके जो संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उससे संबंधित सारी जानकारियाँ रख देंगी, तो पता चलेगा कि कौन-सी पार्टी को कितना फंड मिला है। क्या एक ही पार्टी के पक्ष में सबसे ज़्यादा फंड गया है और जो फंड का जो रेशियो है, वह किस तरह से राजनीतिक दलों के अंदर बँटा हुआ है। हालाँकि सभी राजनीतिक पार्टियों को फंड मिला होगा इसमें से, इसमें कोई दो राय नहीं है, कॉर्पोरेट जो फंडिंग होती है, वो सभी पार्टियों को पास होती है, किसी पे ज़्यादा, किसी पे कम। लेकिन जिस तरह से इसमें एक अंतर दिखाई देता है, जो कहा जाता है कि बहुत बड़ा अंतर है, बीजेपी को राजनीतिक जो चंदा मिल रहा है और दूसरी पार्टी को राजनीतिक चंदा मिल रहा है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। उन्हीं को लेकर तमाम तरह की शंकाएँ लगातार उठती रहती हैं, लगातार सवाल उठाए जाते हैं। इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, बिज़नेस पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ हिमांशु बयानी जी गुजरात से जुड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हिमांशु जी बहुत ही प्रसिद्ध बिज़नेस जर्नलिस्ट हैं। आर्थिक जगत की जो पत्रकारिता उसका बड़ा अनुभव है। नीतियाँ होती हैं, किस तरह से चुनावी बॉन्ड की क्या प्रक्रिया है, चुनावी बॉन्ड का क्या मतलब है, उसका क्या महत्व है राजनीतिक दलों के लिए, उन सब बातों पर आज हमसे चर्चा करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया चुनावी बॉन्ड को लेकर, उसका क्या मतलब है, उसके क्या मायने हैं, उससे राजनीतिक दलों को कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। तो हिमांशु जी सबसे पहले चर्चा की शुरुआत यही है कि इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इलेक्शन बॉन्ड को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, उसके पीछे क्या कारण है और ऐसे कौन से कारण थे जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है? हिमांशु जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से इसकी जो इंफॉर्मेशन आप पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे थे या आरटीआई के दायरे में नहीं थे, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि ये बॉन्ड्स इश्यू करती है, उनको कुछ मुद्दों के ऊपर बातचीत की है। कुछ करीबन 7-8 मुद्दे दिए, जैसे मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि आपको ये मुद्दों के ऊपर ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना है और ईसीआई इन मुद्दों के ऊपर सब पब्लिश करेगा अपनी वेबसाइट पे कि ये बॉन्ड्स का पैसा कहाँ से किस तरीके से। द इशूइंग बैंक शेल ईयर विथ स्टॉप विद द इशुएंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब वो अभी इशू बॉन्ड नहीं कर पाएगी इलेक्टोरल बॉन्ड। एसबीआई एसबीआई हालांकि 1000 से लेके 1 करोड़ तक के बॉन्ड्स इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करती थी। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेल सबमिट द डिटेल्स of electoral bonds purchased since the interim order of court dated April 2029 till date to the Commission of Election Commission of India। मतलब जो इंटरिम ऑर्डर था इस मुद्दे को लेके, वहां से लेके अब तक के जितने बॉन्ड की खरीद फरोख्त जो भी हुआ है,
The details shall include the date of purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchase. मतलब आपने एक बॉन्ड जिस तरीके से खरीदा है, किसने खरीदा है, कितने की लागत का बॉन्ड खरीदा है, और क्या क्या इनकी पूरी जो जानकारी है वो सब आपको देनी पड़ेगी. State Bank of India shall submit the details of the political parties which have received contribution through electoral bonds since the interim order April. मतलब जो ऑर्डर आया तब से लेके जितनी पॉलिटिकल पार्टीज को ये बॉन्ड का पैसा मिला है उसके बारे में आप बातचीत करेंगे. SBI must disclose details of each electoral bond encashed by political parties, which shall include the date of encashment and denomination of election. मतलब जो पैसा आया वो आपने एनकेश किया पॉलिटिकल पार्टी ने, तो इसके बारे में भी मतलब बैंक वो डिटेल्स ECI को फर्निश करेगी. तो ऐसे कुछ 5 महत्व के मुद्दे हैं जिसके ऊपर ये कहा गया है कि मार्च 6 तारीख तक आपको देना है, और ECI को ये डिटेल्स पब्लिश करनी है मार्च 13 तारीख. और electoral bonds which are within the validity period of 15 days but which have not been encashed by the political yet shall be returned to the political party. The issuing bank shall refund the amount. मतलब जो encashed नहीं हुआ है, 15 दिन की लागत है जिनकी, तो वो आपको encashed करना पड़ेगा, उनको वापस कर देना पड़ेगा. तो क्लियरली कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की फंडिंग का जो एक मतलब एक जरिया बीजेपी जिस तरीके से बजट में लेके आई थी उस पे कहीं ना कहीं रोक लगा दी है. तो सामने कांग्रेस पार्टी का क्या मतलब इसको लेके कांग्रेस पार्टी के क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि दे वेलकम द डिसीजन. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को मतलब मानते हैं और उसका स्वागत करते हैं. हाँ, और उन्होंने कहा है कि इसके जरिए पता चलेगा कि आपने अगर बॉन्ड से पैसा लिया था, क्योंकि जितना पैसा बीजेपी को मिला है तो बदले में आपने क्या क्या अपने उद्योगपति दोस्तों को दिया. तो बीजेपी को मुझे लगता है ये मुद्दे को सॉरी कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे को राजनीतिक तूर देना है और उसके लिए वो तैयार बैठी. अब जैसे डिटेल्स बाहर आएंगी तो मुझे लगता है इसके ऊपर एक राजनीति और गर्म हो जाएगी, क्योंकि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कह दिया है तो मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में ये मुद्दा तूर पकड़ेगा. लेकिन मैं एक और संभावना भी देख रहा हूं. मुझे लगता है क्योंकि इसमें हालांकि ये डिटेल्स बाहर आएंगी कि कौन से कॉर्पोरेट्स किसके साथ जुड़े हुए, कैसे जुड़े हुए हैं, क्या इन्होंने किसकी फंडिंग की है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉर्पोरेट के जो थिंक टैंक वगैरह होते हैं, उनके जो ये लॉबिंग आर्म होते हैं, उसमें से कोई इस मुद्दे के ऊपर शायद एक पिटीशन डाल सकता है कि ये डिटेल्स आप बाहर ना लाए या ऐसा कुछ. तो ये मुद्दा फिलहाल मुझे लगता है राजनीतिक तरीके से भी तूर पकड़ेगा और जुडिशरी की प्रोसेस में भी ये मुद्दा तूर पकड़ेगा, और तब हमको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या किस तरीके से. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली एक डेडलाइन दे दी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और वो उनको कायम करनी है, और इधर ECI को भी डेडलाइन दे दी है. मतलब 6 मार्च तक SBI को ये डेटा सबमिट करना है और 13 मार्च तक ECI को ये डेटा पब्लिश करना है. तो अब अगर आप देखने जाए तो आज की तारीख में अगर आप देखने जाए तो 1 महीने का टाइम, 28 दिन का टाइम दे दिया है. 28 दिन में आपको ये किसी भी कीमत पे मतलब 4 वीक के अंदर अंदर मार्च 13 तारीख का मुझे लगता है सब डिटेल्स बाहर आ जाएगी. कितना पैसा कौन सी कॉर्पोरेट्स ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को कितने डिनोमिनेशन में दिया, क्या हुआ. ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को भी पैसा नहीं मिला है, कांग्रेस को भी पैसा मिला है. तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मिला है. दूसरी कौन सी राजकीय पार्टियों को, रीजनल छात्र जितने भी है, DMK जैसे या समाजवादी पार्टी जैसे या तृणमूल कांग्रेस जैसे, उनको भी कितना फंडिंग मिला है, सब डिटेल्स इसमें बाहर है. तो मुझे लगता है हमको वेट करना पड़ेगा 13 मार्च तक. लेकिन आज का ये जो सुप्रीम कोर्ट का आज का ये जो डिसीजन है, इसको लेके एक तरीके से राजनीतिक गलियारे में बिल्कुल हलचल है. नागरिकों ने भी इसको मतलब एक तरीके से सराहा है और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सराहा है कि ये बात अच्छी है कि आप अब इसको एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी के मोड की तरफ ले जा रहे हैं कि देखिए किसने कितना चंदा क्या दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को, ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा. जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और एक डेडलाइन दे दी है, डेट फिक्स कर दी है इलेक्शन उसने सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तारीख तक आप सारी डिटेल्स जमा करें और पब्लिक करें. और जो अरुण जेटली थे, जो दिवंगत हो चुके हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 2017-18 के बजट में इसको लाए थे और 2018 में इसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने किया था. उसके पश्चात लगातार इसको लेकर शंकाएं हमेशा बनी रही हैं राजनीतिक गलियारों में भी कि जो फंड आ रहा है वो एक पार्टी को ज्यादा क्यों आ रहा है, और इसको लेकर तमाम तरह की बातें हमेशा कहती रहे. अच्छा, ऐसे भी कहा जाता है कि जो चुनावी बॉन्ड है उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट बीजेपी के पक्ष में गया है. उसका सबसे ज्यादा जो चुनावी चंदा है वो बीजेपी 70-80% तक लोग बताते हैं. तो इसमें क्या सच्चाई है और इसके जो राजनीतिक मायने में है क्या है?
देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के पवन खेड़ा ने जो स्टेटमेंट दिया है, या जिस तरीके से कांग्रेस की बातें जो आई है, उसमें क्लियरली खेड़ा ने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है वो लैंडमार्क जजमेंट है। इट इज डिलीवर्ड अ बिग ब्लो टू द गवर्नमेंट एंड एनुअल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम फॉर पॉलिटिकल फंडिंग। उन्होंने कहा है कि खेड़ा ने यह भी एलिगेशन लगाया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज इम्पोज्ड on the country by ignoring the objections of officials of election commission, finance ministry and law ministry. Electoral bond scheme is a case of corruption in which the prime minister is directly involved. Today the prime minister and his corruption have been exposed. ऐसा पवन खेड़ा ने कहा। मतलब राजनीतिक मुद्दे पे अगर आप देखने जाए तो ये मुद्दा तूर पकड़ चुका है। और 2022-23 की जो डिटेल्स आई थी जिसमें 2800 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इश्यू हुए थे, उसमें करीबन 1294 यानी कि 1300 करोड़ के बॉन्ड्स, 45-46% जो बॉन्ड्स का पूरा जो मनी था वो बीजेपी को मिला था। तो ये क्लियरली एक दिशा में अगर देखने जाए तो जैसे मैंने कहा कि इससे सब बातें बाहर आएंगी कि कौन से मतलब कॉर्पोरेट ग्रुप ने कितना पैसा दिया है और क्या किस दिशा में ये जा रहा है, क्यों ये जो भी मतलब एयरपोर्ट्स वगैरह प्राइवेटाइज करने की बात है, क्योंकि देखिए अमेरिका वगैरह में प्राइवेट एयरपोर्ट्स वगैरह प्राइवेटाइज नहीं है, वो पब्लिक सर्विस है, वहां पे गवर्नमेंट ही चलाती है। पहला ऐसा देश होगा जहां पे शायद ऐसा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेल को लेके, एयरपोर्ट्स को लेके, बाकी सब चीजें, लाल किले वगैरह को लेके। तो इससे सब बातें बाहर आएंगी कि किसने कितना फंड दिया और किसको जो फंड दिया उसके बदले में उसको क्या मुनाफा होना शुरू हो गया, क्योंकि ये 6 साल से चल रहा है लगातार। अगर आप देखते हैं 2017 में ये बिल आया तो 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 फाइनेंशियल ईयर्स की अगर हम बात 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में आप ये डिसीजन लेके आ रहे हैं कि नहीं, अभी आपको इसके ऊपर पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी लेके आना पड़ेगा और ये पूरी डिटेलिंग आपको देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत सारी, क्योंकि ज्यादातर फंडिंग बीजेपी को ही मिली है, जिस तरीके से कमलम के कार्यालय वगैरह बने हैं तो बिल्कुल इनको ही फंडिंग मिली है। तो ये मुझे लगता है एक तरीके से बीजेपी अब इसको कैसे मतलब रेसिप्रोकेट करेगी, क्या इसके लिए तैयारी करेगी, क्या रणनीति तैयार करेगी, उनके प्रवक्ता जो भी डिबेट्स में जाएंगे वो किस तरीके से इसके बारे में अपना बचाव पक्ष रखेंगे, मुझे लगता है ये सब हमको देखना पड़ेगा आने वाले जी, जी। अच्छा, जैसे कहा गया था कि चुनावी दिनों। क्योंकि पारदर्शिता के लिए देखिए ये एक आंकड़ा बता दूं कि टोटल जो जी, जी, जी। 9208 करोड़ का जो फंडिंग हुआ है 2022 तक, जब से बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए 6 साल में, करीबन 5270, मतलब 50% से भी ज्यादा पैसा बीजेपी को मिला है हर बार। तो क्लियरली कहीं ना कहीं ये बातें आएंगी कि डिड यू सेल एयरपोर्ट्स, ये पूछा है पवन खेड़ा ने, उन्होंने कहा है कि डिड यू सेल एयरपोर्ट्स, कोल माइंस और ब्रॉट एमएलएस, वी हैव अ राइट टू नो दिस। खेड़ा said as he welcomed this decision of Supreme Court and the SBI to put all the information in public domain। मतलब ये क्लियर बात है कि आपने इस पैसे का किया क्या भाई। तो जब ये डिटेल्स बाहर आएंगी तब मुझे लगता है कि राजनीतिक मुद्दा और तूल पकड़ेगा और मतलब इसके ऊपर तू तू मैं होगी और हमको देखना पड़ेगा कि खेड़ा ने मतलब ये भी कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा है कि वी वांट टू नो व्हाट हैज बीजेपी सोल्ड इन एक्सचेंज फॉर 5200 करोड़ इट रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। खेड़ा ने सीधा सीधा ये सवाल किया है। तो क्वेश्चन क्लियरली ये एक राजनीतिक मुद्दा तो बनने जा रहा है जैसे ही ये फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बाहर आएगी। लेकिन इसमें देखना ये पड़ेगा कि मान लीजिए कि जिस तरीके से कॉर्पोरेट्स की बात आ रही है कि कोई एक ग्रुप ने दिया नहीं दिया तो उसको क्या बेनिफिट मिला, इसके साथ जोड़ा जाएगा इसको, और तब जाके इलेक्शन का भी एक मुद्दा बन सकता है, ऐसा मुझे लगता अच्छा, जो चुनावी चंदे की बात हमेशा देश में हमेशा एक सवाल तो बना ही रहा है। हमेशा इस पे वाद-विवाद हमेशा उसे होते रहे हैं। और जब चुनावी बॉन्ड, ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए तो उस समय कहा गया कि इससे पारदर्शिता आएगी चुनावी चंदे के अंदर। लेकिन हम देख रहे हैं कि पारदर्शिता तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब किसी भी तरह से इसमें कोई ऐसी विषय नहीं था कि लोगों को पता चल सके, या किसी भी जो जानना चाहे कि कौन पार्टी को फंड दे रहा है, किस स्तर पर दे रहा है, उसका कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तो इसकी उम्मीद जगी है कि पारदर्शिता इसमें आएगी। और जैसे एक आपने बताया कि डेडलाइन दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों को सामने रखने की, तो इससे राजनीतिक पार्टियों की जो कार्यशैली है या चुनावी चंदे लेने की जो प्रक्रिया राजनीतिक पार्टियों पे, उनकी इस पे क्या फर्क अब दिखाई देता है इस पे, इस डिसीजन के बाद? है। नहीं, मुझे एक अलग तरीके से सोच रहा हूँ मैं कुछ इस दिशा में सोच रहा हूँ
कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले 10 साल में कुछ एक्स अमाउंट का चंदा इन्होंने दिया है, मान लीजिए किसी भी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, XYZ 3 पॉलिटिकल पार्टीज को शायद उन्होंने फंड किया है, जो भी उसकी अमाउंट है उसके जरिए। अब उनका जो एनालिसिस होगा या जो फाइनेंशियल मीडिया में जो जर्नलिस्ट रहते हैं वो क्या करेंगे कि इनकी जो प्रॉफिट है या इनकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है वो इतनी रही है, तो इन्होंने इतना पैसा जब दिया तो इतना शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ, क्योंकि शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट मिला नहीं। समझे आप मेरा? तो ये स्टोरीज बन सकती है। दूसरी एक बात ये भी आ सकती है कि मान लीजिए कि प्रॉफिट के ऊपर का कुछ अमाउंट गया है, तो क्या ये अमाउंट ऐसा था जो ब्लैक मनी चैनलाइज हो गई इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आया है? क्योंकि मान लीजिए आपका प्रॉफिट 100 करोड़ का और आपका इलेक्टोरल पिछले 5 साल की आपकी प्रॉफिट की रेशियो अगर 100-200 करोड़ की और आपने इलेक्टोरल फंड्स में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में मान लीजिए 450 करोड़ डाला है, तो बाकी 250 करोड़ आया कहां से आपके पास? ये भी एक सवाल हो सकता है ना। तो ये सब मुद्दे मुझे लगता है टूर पकड़ेंगे धीरे धीरे, और ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की पैटर्न की तरफ ले जाएगा, और खास करके फाइनेंशियल डोमेन में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की पैटर्न की तरफ, कि ये पैसा आया कहां से, और अगर ये पैसा कहीं से आया है तो इसके फुटप्रिंट्स क्या है। क्या ये मतलब जो विदेशी काला धन लाने की बात थी, क्या ये वो विदेशी काला धन उन धन्ना सेठों का वापस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए चैनलाइज हो गया और बाद में उनको मतलब कुछ ऐसी चीजें दे दी गई है जहां से वो धीरे धीरे अपना पैसा निकाल ले। तो ये सब मुद्दे भी दूर पकड़े जैसे ही इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आती। इसलिए मुझे डाउट है कि ये जो कॉर्पोरेट्स की बैकलॉबिंग या जो इनकी जो एजेंसीज वगैरह होते हैं, इनके जो थिंक टैंक्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को मुझे लगता है आने वाले दिनों में कोई डेफिनेटली चैलेंज करेगा। लेकिन फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक ये 6 मार्च को इसी को कैसे डेटा मिलता है और इसी 13 मार्च को कब तक वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करता है। तो मुझे लगता है इसके लिए हमको 4 वीक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 4 वेट बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अभी आने वाले समय में और सबसे स्पष्ट होंगी चीजें कि किस तरह से, जैसे आपने कहा कि ऐसा शंका भी है कि रिव्यू पिटीशन भी कुछ लोग डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि जो पहले चुनावी चंदे की प्रक्रिया थी कि जो भी उद्योग घराना या भी कोई बड़ी कंपनी जो भी चुनावी चंदा है 3 साल कम से कम उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। 3 साल उसकी एक मतलब हिंदुस्तान के अंदर उसकी कार्य रहना चाहिए। लेकिन इसमें बताया जाता है कि कुछ इसमें परिवर्तन किए नियम कायदे के अंदर, और कोई भी मतलब 1 दिन के अंदर 2 दिन के बाद भी अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करके चुनावी चंदा दे सकता है। और जो पारदर्शिता की बात कही जाती थी वह कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट हुई है पूरे नियम कायदों के अंदर। और तो यही बात जो है दो ही ना, घरानी तो यही बात है। जी तो देखिए यही बात है कि अगर आप 1-2 दिन में कंपनी एस्टैब्लिश करके चुनावी चंदा देते तो क्या ये पैसा साइफन होके वापस आया है, काला पैसा, और क्या ये चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वापस लगा है इन पॉलिटिकल पार्टीज ने, और पॉलिटिकल पार्टीज ने बदले में क्या दिया, यही बातें आ जाएगी, समझ लीजिए आप। और पॉलिटिकल पार्टीज ने किसने दिया, मतलब सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसी के ऊपर आक्षेप लगेंगे, क्योंकि बाकी में तो सत्ता में तो दूसरे कोई है नहीं फिलहाल। तो सीधा का सीधा आक्षेप तो सत्तारूढ़ पार्टी पे लगने वाला है। तो ये जस्टिस चंद्रचूड़ ने मतलब सरप्राइज कर दिया है सभी को। अगर बोलने जाऊं तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि चंडीगढ़ के मामले में भी जिस तरीके से जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो अपना एक पक्ष रखा, जो बात कही, इसके बाद ये तो बिल्कुल एक बात तय है कि आप डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल्स जो है उसको आप अंडरमाइन नहीं कर पाएंगे। आपको उसके दायरे में रह के ही करना है जो भी करना है। तो क्लियरली ये सिग्नल है कि सुप्रीम कोर्ट है भैया, सुप्रीम कोर्ट काम भी कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जब चाहे तब लताड़ भी सकता है आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे खासे दिन लताड़ दिया है इनको अभी। जी जी, बिल्कुल सही कहा कि ऊपर वाला की जो बात कही जाती है कि श्री राम लला के आशीर्वाद से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसने बहुत सारे चीजों में उल्लेखनीय, मतलब एक आम आदमी के अंदर बड़ी उम्मीद की किरण जगाई है कि जो बड़े स्तर पर जो भ्रष्टाचार होता है उस पर रोक लगने की दिशा में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि बात ये आती है कि जिस तरह से जो राजनीतिक चंदा है, आखिरकार ऐसे कौन से कारण है कि राजनीतिक दल उन्हें बताने में इतनी कोताही बरतते हैं, इतनी उन्हें दिक्कतें महसूस होती हैं कि अगर वो उसका पारदर्शिता ला जाएं, आम आदमी से तो ईमानदारी की उम्मीद बड़े स्तर पर जो शीर्ष नेतृत्व है सरकार का वह उम्मीद करता है, लेकिन खुद की जो पार्टी में चंदे मिल रहे हैं उसको बताने में मुझे परहेज क्यों होता है? देखिए अब ये बात आ गई है सामने। अभी तक परहेज था, लेकिन अब तो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, बहुत ही क्लियर बात है। और सबसे बड़ी जो जिसको सबसे बड़ा भयस्थान कह सकते हैं, ये फिलहाल आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा भयस्थान है इस पूरे मुद्दे में। जैसे ही ये बातें बाहर आई तो 2014 में जो आपने काला धन वापस लाने की जो बात की थी उसको लेके सवाल उठे।
पहली बात। दूसरा क्या होगा कि आपकी सॉवरेन रेटिंग जो होती है, क्योंकि कंट्री में जब इस तरीके से मान लीजिए कि कुछ बातें सामने आएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुछ पैसा और कुछ पर्टिकुलर 1 2 3 ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को, मतलब सॉरी, ऐसे कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट मिला है, तो सॉवरेन रेटिंग कि आप इस देश में जाके निवेश कीजिए, इसकी सॉवरेन रेटिंग ये है, उसको भी धक्का लग सकता है, क्योंकि ये क्लियरली केस ऑफ मतलब एक माल प्रैक्टिस बन जाएगा, क्योंकि क्लियरली एक केस ऑफ फेवरिज्म बन जाएगा कि अगर आपको इस देश में जाना है तो आपको ऐसी ऐसी वर्क टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वहां पे जाके मतलब आप एक इनडायरेक्टली आप एक करप्शन को लेजिटिमाइज करने की बात कर। तो जब सॉवरेन रेटिंग में मान लीजिए कुछ कुछ इसकी इम्पैक्ट आती है, तो ऑब्वियसली एफडीआई जो आता है कंट्री में, उसको लेके इम्पैक्ट आती है, कंट्री की इकोनॉमी पे उसकी असर पड़ता है। तो इन सब मुद्दों के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो जैसे मैं कहता हूँ कि कोई रिव्यू पिटीशन भी डाली जा सकती है आने वाले। हालांकि फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और वेट करना पड़ेगा हमको 4 वीक के लिए, लेकिन इस बीच ये भी संभावना मैं देख रहा हूँ कि कोई रिव्यू पिटीशन भी डाल सकता है, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव हो जाएगा। अगर ये चीजें बाहर आ जाएगी तो ये मुद्दा एक तरीके से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अगर आप देखने जाए तो मुद्दा बड़ा सेंसिटिव हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके डिसीजन को लेके हम कोई बात नहीं कर सकते, उसको मानना ही पड़ता है। तो बिल्कुल एसबीआई को भी मानना पड़ेगा और ईसीआई को भी मानना पड़ेगा। लेकिन इसके चलते जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों एक तरीके से परहेज करती है नहीं बताने में, तो इसे परहेज करना ना करना सब बातें बाहर है, कौन सी पार्टी को कितना। और सबसे बड़ी चीज क्या बात आएगी ये समझने की कोशिश की, अगर 50% से ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है तो बाकी का 40% या 45% जो चंदा है वो कौन सी पार्टीज में कौन से कॉर्पोरेट से डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि आप भले बोले कि ये पार्टी खत्म हो चुकी है, विरोध पक्ष खत्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं धन्ना सेठ है जो चाहते हैं कि इनके ऊपर अब भी दाव लगाया जा सके। अगर ये चंदे में से पूरा का पूरा 90% बीजेपी को मिलता और मान लीजिए 10% बाकी की पार्टी को मिलता, तो मैं मान लेता कि इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो राजनीति है, उनको एक तरीके से सहज तरीके से स्वीकार किया गया है कि ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो सही है एकदम, और हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बाकी का 40-45% अगर किसी पार्टी को किसी मतलब कॉर्पोरेट्स ने दिया है, तो बहुत क्लियर बात है कि उनकी आज की तारीख में विचारधारा उनके साथ भी जुड़ी हुई है, उस विचारधारा में भी उनको मतलब विश्वास है, और मतलब वो दोनों घोड़ों पे दाव लगा रहे हैं कि एक घोड़ा जो जीत रहा है और आने वाले दिनों में शायद कोई दूसरा घोड़ा अगर जीत रहा है या जीतने की संभावना है, तो वहां पे भी दाव लगा। और इंडिया गठबंधन की जो पूरी की पूरी रणनीति है, उसमें अगर मान लीजिए बातें बाहर आती है और कल को अगर ये पॉलिटिकल फंडिंग इस तरीके से 45% मिली है, तो बाकी की संभावना ऐसी हो सकती है कि कॉर्पोरेट्स खुले सपोर्ट में आ जाए इनके, ये भी हो सकता है। तो वेट एंड वॉच कीजिए। आई थिंक मुझे लगता है 1 महीना हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये फिलहाल एक वॉलेटाइल परिस्थिति है। ये पूरा का पूरा जो एक शांत पानी था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंकड़ डाल दिया और उसके जो फिंगर डाल रिपल्स दे। और जो हाँ वमड़ जो होते हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं। तो इसकी बहुत सारी इम्पैक्ट्स है, ऐसा मत सोचिए खाली इसकी पॉलिटिकल इम्पैक्ट, क्योंकि मान लीजिए कि दूसरी कॉर्पोरेट्स ने अगर इसमें इतना चंदा डाला है, या बाहर की कोई कंपनियों ने, विदेशी कंपनियों ने चंदा डाला है मान लीजिए इसमें, और अगर ये बातें जब सामने आएगी तो आप सोचने की कोशिश कीजिए क्या घमासान मचेगा। आप तैयार रहिएगा, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकी रेड्स होगी इनके वहां पे। बिल्कुल ये मतलब ये आप भूल जाइए कि ये इतना आसानी से खत्म होने वाला होता है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत सारी इसमें संभावनाएँ भी बहुत सारी हैं और थ्रिलर उपन्यास की तरह इसमें एक नई-नई स्टोरी सामने को देखने को मिल सकती हैं कि क्या-क्या इसमें नई-नई घटनाक्रम सामने आते हैं। अच्छा, जैसे जो टाइमिंग की बात है, इस समय इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक हैं, आम चुनाव जो हैं देश के, और 1 महीना लगभग रह गया है कि चुनाव की घोषणा के अंदर। ऐसे में ये जो इसमें निर्णय आया है, इसका चुनाव पर या राजनीतिक जो आने वाले समय की जो राजनीतिक गतिविधियाँ चरम पर पहुँचेंगी देश की, उसमें क्या असर आप देखते हैं? यही कैच पॉइंट है। 1 महीने के बाद आपको ये डिटेल्स डिक्लेयर करनी है 28 दिन के अंदर। तो मतलब एक बात तो तय है कि चुनाव की तारीख अगर डिक्लेयर होगी तो 28 दिन पहले करनी पड़ेगी, या फिर 28 दिन के बाद करेंगे, तब सोचिए क्या माहौल होगा। क्योंकि जो 2014 में आप करप्शन वगैरह के चार्जेस लेके आए थे कि ये सरकार ने इतना इतना कर दिया, अब ये बातें जब बाहर आ जाएगी
और सामने ये पवन खेड़ा जैसे जो कांग्रेस के मतलब एकदम से एग्रेसिव नेता है, या स्पोक्स पर्सन या सुप्रिया श्रीनाथ जैसे, वो अगर आके ये बात रख लेते हैं कि इतना पैसा मिला और बदले में इतना चला गया, एयरपोर्ट वगैरह का वैल्यूएशन निकाल के करते हैं, तो आप सोचिए ये कितना बड़ा करप्शन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने का मामला हो जाएगा, और तब जाके इलेक्शन में क्या माहौल होगा। दूसरी तरफ बहुत सारी बातें आ रही है गडकरी जी को लेके भी, तो क्या हो सकता है आप सोचने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ अंदर एक युद्ध शुरू होगा, एक तरफ बाहर एक युद्ध शुरू होगा, और तीसरी बिल्कुल, तरफ बिल्कुल। एक पूरा अलग सा मोर्चा खुल के बैठा होगा, तो आप क्या करेंगे। तो ये मतलब इतना आसान नहीं है, ये परे खोल दिया आपने, लेकिन ये बहुत ही, मुझे लगता है ओपन द पैंडोरास बॉक्स, अभी वेट एंड वॉच। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत सारी चीज़ें एकदम से सामने आएँगी और जैसा आपने बताया कि जो काले धन के जो दावे किए गए थे, जो नारे दिए गए थे, उस पे बड़ा सवालिया निशान लगता दिखाई देता है वर्तमान परिदृश्य के अंदर। और क्योंकि राजनीतिक क्योंकि दलों के लिए देखिए ऐसा यक्ष क्योंकि देखिए नहीं, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से ऑप्टिक्स बिल्ट हो रहे हैं किसान आंदोलन के मुद्दे को लेके, कि आपने मतलब किले कर दिए, सब जगहों पे बैरिकेड्स कर दिए, ड्रोन से आप मतलब क्या बोले वो टीयर गैस के आंसू गैस के गोले गोले, छोड़ रहे टियर हैं, गैस और टियर गैस। किसान बदले में पतंग उड़ा के ड्रोन्स को गिरा रहे हैं। तो ये जो इंटरनल जो एक माहौल जिस तरीके से बना है, जो ये पूरा ऑप्टिक्स बिल्ट हो रहा है ना, ये अगर हिंदी हार्टलैंड में स्प्रेड हो गया, मान लीजिए, तो आपका जो दावा है 400 से ज्यादा सीट, वो आप कैसे अचीव करें। सबसे बड़ी बिल्कुल ठीक कहा विडंबना कि यही है हाँ, कि सब तरह सब जगह से आप घिर चुके हो। तो इसमें या तो एक हो सकता है कि इलेक्शन की डेट्स अर्ली डिक्लेयर होगी, 28 दिन से पहले ये इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका जा सकती है, रिव्यू पिटीशन जा सकती है, संभावनाओं के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और तीसरा कि सीधा का सीधा मुद्दा आ जाएगा सामने, जो भी है जिस तरीके से है, कि भाई देखिए ये है और इतना इतना सामने आया, और तब भी ये मुद्दा तूल पकड़ सकता है। अगर मान लीजिए इलेक्शन पहले डिक्लेयर होते हैं और अगर ये चीजें बाहर बाद में आती है, बाद में नहीं आती है, याचिका लगती है, रिव्यू पिटीशन, तो भी मैं मानता हूं ये कैच 22 सिचुएशन हो गया भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ना ये बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। छछूंदर है जो निकाला जा सकेगा, ना गले में मतलब अटक गया है, ये गले की फांस बन के बैठ गए इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला मुद्दा, ये बहुत क्लियर बात। बिल्कुल सही सही कह रहे हैं आप। और जिस तरह की जो प्रतिष्ठा थी कहीं न कहीं सत्ता प्रतिष्ठान की, भी लगता है इससे उसका नुकसान होता दिखाई देता है। और जिस तरह से क्योंकि सवालिया निशान लग रहे हैं लगातार, और विभिन्न मंचों पर इस तरह की बातें भी उठ रही हैं कि पारदर्शिता बहुत आवश्यक है हर तरह की चुनावी प्रक्रिया के अंदर। और आपने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं न कहीं सरकार के सामने चुनौतियाँ बढ़ गई हैं, और जो किसान आंदोलन की आपने बात की, और किसान समुदाय ने जिससे ड्रोन का जो काटने के देसी अंदाज में उन्होंने उसका तोड़ निकाला, ये वह भी एक अलग ही कहानी बयाँ करता है कि देसी अंदाज आज भी तकनीक पे भारी कहीं न कहीं भारी पड़ता हो दिखाई जाता दे है, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो ये जो पूरा जो प्रक्रिया है, जो पूरी एक चुनावी चंदा एक इश्यू बन गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, वो खासतौर से अपोज़िशन के सामने तो उन्हें एक मुद्दा मिल गया बैठे-बैठाए, मतलब बैठे-बैठाए क्या जो लगातार एक चुनावी चंदे के ऊपर तमाम जो बहस हो रही थी, उसको लेकर आज जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी पार्टियों को एक मुद्दा मिल गया है, बड़ा मजबूत सत्ताधारी पार्टी के सामने। और जैसा आपने पवन खेड़ा का एग्ज़ाम्पल दिया कि उन्होंने जिस तरह से पूरी मजबूती के साथ आज कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा और बीजेपी पे हमला बोला है, वह बीजेपी के लिए तो परेशानी पैदा करता ही है। जैसे मैंने कहा, जोड़ा क्या जाएगा कि आपने 5,200 के बदले मान लीजिए कि 55,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज दे दी है, तो आपने कौड़ी के दाव बेच दिया है सब कुछ। कहने का मतलब मेरा ये, अगर मान लीजिए लाल किले का वैल्यूएशन लगा के कल ये लोग बात करते कि दालमिया ग्रुप को दे दिया, दालमिया ग्रुप का चंदा बोलेंगे 50 करोड़ है, तो मतलब क्या हो क्या रहा है, क्योंकि लाल किले का क्या वैल्यूएशन लगा है, हेरिटेज प्रॉपर्टी हुआ, उसका वैल्यूएशन नहीं लगाते, हिस्टोरिकल सिंबल है, समझ गए। तो चीजें ये हो जाए, समझ आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो ऑप्टिक्स बिल्ट हुआ था ना, कि ये मतलब एक फाइनेंशियल और फिस्कल डिसिप्लिन को लेकर ऑलरेडी समस्याएं है सत्तारूढ़ पार्टी। जिस तरीके का ऑडियो सामने आया नीति आयोग के कमीशन का कि 42% नहीं देना है, 30% देना है, फिर 42 पे बात अटकी। जिस तरीके से फिस्कल डिसिप्लिन को लेके वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी बोल रही है कि हमको हमारे शेयर्स टाइम पे नहीं मिलते हैं, अच्छा, जीएसटी के जो भी है।
जिस तरीके से पनियारी विजयन ने अभी जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन किए, जो कहा कि हमको हमारे शेयर्स मिल जाए, हमारी स्वायत्ता होनी चाहिए, जिस तरीके से स्टालिन ने एक जमाने में कहा था कि इससे पूरी एक फिस्कल प्रूडेंस खत्म हो रही है स्टेट्स की, वो नगर पालिका बनते जा रहे हैं। तो ये सब मुद्दों के ऊपर आप जवाब कैसे देंगे? और उसमें अगर मान लीजिए कि ये साबित हुआ कि 5,200 करोड़ के बदले आपने 5 लाख करोड़ की संपत्तियां दे दी, तो आप मतलब 1%, 1%, तो 1% किसका लगता है? किसी भी बड़े रियल एस्टेट का डील होता है, उसमें 1% कौन कमाता है? हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल, ब्रोकर। तो ये बिचौलियापन हो गया, ऐसी बात हो जाएगी भाई साहब। आप इसकी गंभीरता को समझिए। आप वो बोलते हैं ना, आप शब्दों में मत बहिए, आप भावनाओं को समझिए, भावनाएं समझने वाली बात भाव है। बिल्कुल ठीक है, आपने भावना को समझिए और वास्तव में ये बड़ा गंभीर विषय हो गया है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसने बहुत सारे सवालों को पुनः जन्म दे दिया और राजनीतिक पार्टियों के लिए तो प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन गया है कि किस तरह से अपनी प्रतिष्ठा को बचा के रखती है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड लगातार ऐसे प्रश्न सामने ला रहा है कि कौन-सी पार्टी इस जो पूरी गंगा है, इसमें किस-किस ने डुबकी लगाई है और कितनी डुबकी लगाई है, ये बड़े प्रश्न हैं और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक निश्चित तारीख तय की है, तो उम्मीद है की जा सकती है कि इलेक्शन कमीशन और एसबीआई के द्वारा पूरा जो पारदर्शिता है, इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी जाएगी। और इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और जिस तरह से हिमांशु जी ने पूरे विषय की व्याख्या की है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और आने वाला समय और बताएगा कि इसमें क्या-क्या नए घटनाक्रम जुड़ते हैं, जैसे हिमांशु जी ने शंका व्यक्त की है कि कहीं न कहीं रिव्यू पिटीशन भी डाली जा सकती है। हालाँकि ये ये सब भविष्य घर आप में जी, जी, जी। एक बात समझिए, हिंडनबर्ग से भी बड़ा मुद्दा है। हिंडनबर्ग से भी बड़ा मुद्दा है। हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग ये बोल रहे थे कि आपके शेयर का दाम ये नहीं, ये होना चाहिए। यहाँ पे तो आपने कौड़ियों के दाम दे दिया, ये बात आ जाएगी। ये मुद्दा छोटा-मोटा मत समझिए। छोटा मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने आज बोल दिया है, जो भी उसको मतलब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक स्टांस ले लिया, बता दिया है, लेकिन मुझे डाउट है कि कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल परिस्थितियां पैदा कर सकता है। क्रूनिक कैपिटलिज्म प्योरली इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बात आती है। तो ये जी, जी, मुद्दा जी। इतना आसानी से मतलब आप इसको इतना क्या बोले, आसान लाइटली मत हल्का नहीं है लीजिएगा। मुद्दा। ये बहुत ही बड़ा एक कॉर्पोरेट वॉर भी छिड़ सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये भी मैं आपको बता दूं कि इससे ओपनली एक कॉर्पोरेट वॉर भी छिड़ सकता है। ये इतना आसान नहीं। जी, जी, जी। आपने बड़ी गंभीर बात कही है कि कॉर्पोरेट वार भी छिड़ सकता है और अन्य बहुत सारे मुद्दे उसके अंदर आ सकते हैं, सामने आ सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में बन सकता है और इसकी जो चपेट में हो सकता है बहुत सारे राजनीतिक दल भी आ जाएँ, बहुत सारे बड़े-बड़े नेता भी इसकी चपेट में आ जाएँ। ये संभावना निश्चित रूप से है। क्योंकि जिस तरह से जो राजनीतिक चंदा जो मिलता है, चुनावी फंड जो मिलता है, उसमें कौन-कौन से उसके घेरे में हैं और उससे क्या बेनिफिट मिले हैं उस फंड देने वाले को। तो यह बात जब सामने आएगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा विषय देश के सामने होगा ये। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं हिमांशु जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरे विषय की बड़े विस्तृत तरह से व्याख्या की है। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।